नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की संसद में 22 तारीख को जो हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति के पहिए घूम रहे हैं, उसने ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं। और उसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत का लोकतंत्र जा किसकी तरफ रहा है। दानिश अली हमारे साथ हैं, बीएसपी के सांसद हैं अमरोहा से। यही वो शख्स हैं जिनके साथ रमेश बिधुड़ी नाम के भाजपा सांसद ने वो घटियापन, मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले भारत की संसद में या संसद से बाहर भी सार्वजनिक जीवन जीने वाले किसी आदमी ने इस तरीके की हरकत नहीं की थी। इसके बाद दानिश अली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 पर। थैंक यू। आपने एक बयान जारी किया निशिकांत दुबे की चिट्ठी के बाद कि एक लिंचिंग का नरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, हाउस के बाहर भी। हाउस में तो जो वर्बल नरेटिव चलाने की कोशिश हुई वो, तो क्या आप डरे हुए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर? मैं नहीं, इस देश में के लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने वाला, रखने वाला हर व्यक्ति डरा हुआ है। लिंचिंग बाहर तो होती थी, नफरत का बाजार सड़क पे तो आए दिन लगता था, तथाकथित धर्म संसदों में नफरत का बाजार लगता था। लेकिन उस नफरत के बाजार को वहां से उठा करके बीजेपी इस अमृत काल में नए संसद भवन के परिसर के विशेष सत्र में उसे उठा करके लोकसभा के पटल पर ले आई। इससे ज्यादा भद्दा आचरण हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे ताज्जुब जब होता है जब प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन के परिसर में कहते हैं अपने पहले भाषण में कि देश की जनता सांसदों के यहां किए हुए आचरण से तय करेगी कि कौन किस तरफ बैठेगा। तो इसका मतलब तो यही है कि आपकी शाखाओं में, आरएसएस की शाखाओं में यही सिखाया जाता है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी आरएसएस के बहुत ही मंझे सिपाही हैं। दानिश जी, इसी से आगे का सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ वो भाषा रमेश बिधुड़ी की भाषा है बहुत सारे लोगों की? देखिए, मैं तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है या नरेंद्र मोदी जी की के नए भारत की पाठशाला में पढ़ाया जाता है। क्योंकि रमेश बिधूड़ी तो एक मुखौटा बने जिन्होंने वो विचार वहां प्रकट किए। और सबसे ज्यादा में ये बात जो आप जैसे लोग, आम आदमी, ये अब मान रहा है इतने दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि कहीं ना कहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप का सैंक्शन है इन सब के लिए, कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा बीजेपी के कई सांसद उनके बचाव में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। आप पर कार्रवाई की भी बात? मेरे पर काहे के लिए कार्रवाई होगी? आपने प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, ये भाजपा का इल्जाम है। मैं दानिश अली उतने गिरे हुई सोच का या वैसे संस्कारों का व्यक्ति नहीं है। हम उस पाठशाला में नहीं पढ़े, हम उन शाखाओं में नहीं गए हैं जहां पर ये नफरत पढ़ाई जाती हो। और हमारे ऊपर तो, हमारा तो दोष ही इतना है कि जब प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में गलत शब्दों का प्रयोग रमेश बिधूड़ी कर रहे थे, भले ही वो पॉजिटिव रेफरेंस था उनका या नेगेटिव था, वो अलग बात है, उसको हमने ऑब्जेक्ट किया कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल लोकसभा के अंदर नहीं हो सकता है, रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए। सभापति महोदय, इसको एक्सपंज कर दीजिए। सिर्फ ये मेरा दोष है। दानिश जी, इसके पहले भी कपड़ों से पहचान लेने की बात हुई है
अर्बन नक्सल की बात पहले भी हुई है और अभी प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल चला रहे हैं, और आरटीआई रिप्लाई बताता है कि अर्बन नक्सल नाम की कोई शब्दावली प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है नहीं डिफाइन करने के लिए। आपको नहीं लगता है कि ये सब उसी का एक्सटेंशन है जो आपको कहा गया, अगर किसी को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, अगर किसी की कपड़े से पहचान हो रही है, ये तो बहुत समय से ये पता चल रहा है। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया मैं उसी को एक्सटेंड करते हुए कहता हूँ, ये हमारे संस्कार नहीं है। हमें गालियाँ दी गई, लेकिन उसके बावजूद उन गालियों को ये हमारे संस्कार हैं कि हमने उस लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में जो गालियां वो दी, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसको हमने अपने मुंह से, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने उकसाया और उनके हमने रिपीट भी नहीं की वो बातें जो हमें कहीं, हमने वो बातें भी वो गालियां भी वहां रिपीट नहीं करी, क्योंकि हम उसकी पवित्रता को, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से हम बंधे हुए लोग हैं। हम इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आपके लिए वो संसद का परिसर एक बिल्डिंग होगी, और वो जो नया बनाया है वो इसी तरीके का है, लेकिन आपको उसकी पवित्रता पर, आप बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली जी, आप अपनी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है उससे निराश हैं? नहीं, मैं किसी से निराश नहीं, खुश हैं। मेरे साथ इस देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग मेरे साथ सब खड़े हैं। इसलिए मैं निराश नहीं हूं, और मैंने उनकी उस कॉन्स्पिरेसी को, षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया है जो वो करना चाहते थे, कि मुझे उकसा करके मैं भी कोई ऐसा काम कर देता, मैं भी वहां कोई जूता चला देता, मैं भी वहां कपड़े फाड़ देता, फिर वो दिखाते कि देखो ये तालिबानी है, देखो इनका आचरण ही ये होता है, फिर वो इस नैरेटिव को चलाते। आप बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे या कोई नया विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी से आपकी मुलाकात के बाद ये सवाल बहुत तेज़ी से उठा है कि आप शायद 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ें अगर मौका मिला तो, जिसका हिस्सा अभी तक तो बहन जी नहीं है। देखिए, ये नैरेटिव बीजेपी के कुछ नेताओं ने चलाया है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आप किसी को लिंच करें तो उसके ऊपर आप 2 बूंद पानी भी उसके हलक में न डालें। कोई जख्मी हो जाए तो उसके जख्म पे मरहम भी लगाने कोई ना आए। क्या राहुल गांधी का ये अपराध है, या उन सारे पॉलिटिकल लीडर्स का जो आकर के मेरे से मिले कि उन्होंने मेरे जख्मों को पर थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की? वो मेरे जख्म नहीं है, वो सिर्फ मेरे समाज के जख्म नहीं है, वो इस देश के संविधान में विश्वास रखने वाले, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के ऊपर के वो जख्म है, जिनको हील करने की कोशिश विपक्ष के कुछ नेताओं ने की है। और भाजपा वो भी नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा तो तड़पा तड़पा करके मानना चाहती है इस देश के संविधान के रक्षकों को, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को। आपने जख्मों की बात की है दानिश साहब, आप नासिर और जुनैद के परिवार से मिलने जा पाए? आप फुर्सत निकाल पाए? देखिए, हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता। बगल में है, पास में। जो आरोप मेरी लीडर पर लोग लगा रहे हैं कि मायावती जी आकर आपसे नहीं मिली, राहुल गांधी मिल लिए, तो जिसको जो काम करना है, जहां तक हो सकता है वो करता है। हम उन्हें उनकी आवाज़, उन सब वंचित समाज के लोगों पर जो जुल्म और ज्यादती होती है, उसकी आवाज़ जितनी प्रखरता से हमने इस सदन में उठाई है इस अपने टेन्योर में, शायद यही हमारा अपराध है। और मोलेस्टर, यौन शोषण का आरोपी जिसने इस देश की महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है,
उसका आरोपी हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि दानिश अली तो सीरियल ऑफेंडर हैं, वो तो लगातार टोका टाकी करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री के भाषण में भी टोका टाकी करते हैं, गृह मंत्री के भाषण में भी टोका टाकी करते हैं। हमें काहे के लिए जनता ने चुन करके भेजा है? क्या हम उनके गुरुकुल में जा रहे हैं कि उनकी पाठशाला में बैठ के पढ़ेंगे, वो हेडमास्टर हैं वो पढ़ाएंगे? जब इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में, जब लोकसभा में कोई गलत बात होती है उस पर हम खड़े होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव डिस्कस हो रहा था, वहां पर जो है संसद टीवी पे स्क्रोलिंग चल रही थी, मोदी सरकार के 9 साल का अचीवमेंट, दानिश अली ने उसको अपोज किया। अकेले हम सांसद थे, हमारी निगाह पहुंची, हम एक विजिलेंट है, पार्लियामेंटेरियन है, तो हम उठे, हमने कहा साहब ये क्या हो रहा है? स्पीकर को एक्सेप्ट करना पड़ा, डायरेक्शन देना पड़ा और वो हटा। अभी महिला आरक्षण जिस दिन डिस्कस हो रहा था उस दिन गृह मंत्री जी भाषण कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये पहली बार देवेगौड़ा की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया 1996 में, जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी। तो हमने कहा आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री थे। जब सीए एनआरसी के बिल पर अमित शाह जी बोल रहे थे, हमने उनको रोका, टोका। जब वो कह रहे वो तो मोदी को भी पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बताते, तो वो भी शायद आपको याद होगा, दानिश अली ने ही सबसे पहले उसके लिए ट्वीट किया था, बयान दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, देश को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम था कि देवेगौड़ा जी जो हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। दानिश अली साहब, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, मोनू मानेसर और रमेश बिधूड़ी के पॉलिटिकल कैरेक्टर में क्या कोई बुनियादी अंतर है? ना मोनू मानेसर के पॉलिटिकल कैरेक्टर में बुनियादी अंतर है, ना रमेश बिधूड़ी के पॉलिटिकल कैरेक्टर में बुनियादी अंतर है। और देखिए, ये तो समाज तय करेगा। जब समाज एक टेरर एक्यूज को जिता करके भेज देता है और उसी प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को हरा देता है, नाम भी ले लीजिए आप भी जानते हैं, प्रज्ञा ठाकुर जब दिग्विजय सिंह को हरा सकती है, तो लोकतंत्र है दानिश अली साहब है। नफरत कहां पहुंचा दी है? यही सोच के पीड़ा होती है, यही सोच के दिमाग की नस पड़ती है। दानिश साहब, आप पर एक इल्जाम है कि आप हिंदू विरोधी हैं। देखिए, भाजपा का जो आईटी सेल और उनकी जो पूरी वो है, वो इसी में लगी रहती है कि जो प्यार मोहब्बत और मिली जुली संस्कृति में की बात करने वाला, गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला, जो उनके किसी एजेंडे के ट्रैप में ना फंस सके, तो उसको के बारे में ऐसा चलाइए जो। दानिश साहब, एक घटना की याद दिलाता हूं आपको। अमरोहा रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम था, बीजेपी के एक एमएलसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए, आपने विरोध किया और आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रस्ताव आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सांसद की निंदा भर्त्सना करने के लिए किसी विधानसभा में प्रस्ताव आया। यही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन भारत माता की जय से आपको क्या दिक्कत है? किसने कहा भारत माता की जय से दिक्कत है? भारत माँ क्या बीजेपी का पेटेंट है? क्या उनके आंख बंद हो गए थे? क्या आपके कैमरे बंद हो गए थे जब मैंने उसी मंच पे भाषण किया और भाषण का समापन ही जय भारत से किया? हम तो बचपन से, जब से कोई भाषण करते, हमारे तो भाषण का समापन ही जय भीम, जय हिंद, जय भारत होता है। हां, सरकारी कार्यक्रम को आप पार्टी के कार्यक्रम में तब्दील करेंगे तो दानिश अली ने विरोध किया था और आगे भी करेंगे। वहां पार्टी के नारे लग रहे थे, वहां मोदी योगी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वहां उन एमएलसी की जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसका दानिश अली ने विरोध किया कि ये सरकारी कार्यक्रम है, आप इसमें पार्टी के नारे नहीं लगाइए। लेकिन बीजेपी, गोदी मीडिया, उनका आईटी सेल इतना इक्विप्ड है कि उन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। यही आपने बिल्कुल सही जगह पहुंचा दिया चर्चा को दानिश साहब। आपने कहा कि उनका सोशल मीडिया, उनका आईटी सेल इतना इक्विप्ड है, इतना नेव होके, इतना मासूम होके कैसे काम चलेगा
कि बीजेपी का आईटी सेल जो चाहता है वो फैला देता है, जो चाहता है वो सब पहुंचा देता है, और पूरा अपोजिशन मिलकर इसको काउंटर नहीं कर पाता, वो अपना नैरेटिव नहीं पहुंचा पाता, तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। ओपोजिशन को और ज़्यादा विजिलेंट और ज़्यादा इक्विप्ड होना पड़ेगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन को लगता है कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू वोट छिटक जाएगा, जो बहन जी को भी शायद लगता है। देखिए, देश में माहौल ऐसा है कि वो मतलब विजिलेंट होने से ज़्यादा डर की बात है ये। मुसलमानों का नाम ले लेंगे, मुसलमानों की बात कर लेंगे, मुसलमानों की तरफदारी कर देंगे तो लोग समझेंगे कि ये हिंदू विरोधी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है रिएक्ट करने का। अब क्या करोगे आप? देश में जब इतना नफरत का माहौल बना दिया गया है, जब फेक न्यूज़ ही रियल न्यूज़ बन जाती है, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है इस नैरेटिव से और इस पॉलिटिकल सिस्टम से और इस मीडिया से, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया हम कहते हैं और ख़ासकर टेलीविज़न मीडिया, इससे इस जो मिला जुला गठबंधन है, इससे कोई लड़ाई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सकती है इस दौर में? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं या सब कहते हैं, उस मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी जो सैंटिटी है वो खो दी है, और ये आम जनमानस तक पहुंच गया है। इसलिए लोग अब जो है आपके जैसे यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, वो उसकी रीच ज़्यादा है, बजाय इस मेन स्ट्रीम मीडिया की। वो फेक टीआरपी पे चल रहा है, क्यों उनको एडवर्टीजमेंट सरकार का मिलता है, चल रहा है, लेकिन वो अपनी प्रासंगिकता दिन पे दिन खोते जा रहे हैं। दानिश साहब, थोड़ा पीछे चलना चाहेंगे। आप हापुड़ में पले बढ़े, आपकी पढ़ाई लिखाई जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई, कंपोजिट कल्चर आपने देखा है। आपने बचपन में जो देखा था मुसलमानों को लेकर, जो नज़रिया लोगों का, जो समाज में लोगों का बर्ताव था, वो वहाँ से यहाँ तक पहले ज़्यादा खौफज़दा महसूस करते थे या अब ज़्यादा महसूस करते हैं? क्या बदलाव आया है? हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। हम हापुड़ में पैदा हुए, वहाँ पढ़े, हम अपनी क्लास में स्कूल में अकेले मुसलमान थे। किस स्कूल में पढ़ते? मैं 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल हापुड़ में पढ़ता था। मतलब आप ईसाइयों के स्कूल में पढ़ते? लेकिन उसमें हापुड़ के सारे, और आप इकलौता मुसलमान था, लेकिन उसमें हापुड़ के सारे आरएसएस के वालों के सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, और जो हापुड़ के आरएसएस के सबसे बड़े पदाधिकारी थे, उन सब के बच्चों के साथ में पढ़ता था। लेकिन ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले अपने बच्चों को सबको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, सबको विदेश भेजते हैं। खाली इस देश के ओबीसी और दलितों के बच्चों को कहते हैं कि तुम जाकर के जो है दंगा करो, तुम फसाद करो, तुम देश की रक्षा करो, तुम हिंदुत्व की रक्षा करो, हम जो है अपने बच्चों को इलीट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। मेरे सारे हिंदू दोस्त मेरे यहाँ सीधे किचन में आ जाते थे। मैंने अभी मेरे एक दोस्त के चचा की किचन में आने पर तो अखलाक को, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे दोस्त के फादर की डेथ हुई, मैं उनकी 13वीं में था, हापुड़ की ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने श्रद्धांजलि सभा में जब मैंने कहा क्योंकि मैं बाहर नहीं आता हूँ, दिक्कत है मेरे साथ, ये मैं क्या करूँ। उसका पूरा परिवार जो है आरएसएस से जुड़ा, और वहाँ सारे आरएसएस वाले भी बैठे थे, वहाँ मेरठ के सांसद भी बैठे थे उस सभा में, शोक सभा में। मैंने कहा साहब, हमने वो दौर भी देखा है, हम आंटी यहाँ बैठी हैं हमारी सामने, हम स्कूल से आते थे तो अगर विकल्प गोयल हमारे घर आ गए तो सीधा किचन में कि आंटी क्या बनाया, जल्दी खाना लाओ, और हम विकल्प गोयल के घर चले गए तो हम कहते थे आंटी क्या बनाया, जल्दी लाओ, और आंटी को उठने में देर हुई तो हम सीधे किचन में घुस जाते थे। तो
ये माहौल, ये दौर हमने देखा, उस दौर में हम पले बड़े हैं। लेकिन आज नॉस्टैल्जिया में चले गए आप। आपके ठीक पड़ोसी सुधांशु त्रिवेदी हैं भाजपा के। ठीक आपकी एक बाउंड्री वॉल जो दानिश अली साहब के घर की और सुधांशु त्रिवेदी की एक बाउंड्री वॉल जो है वो एक ही है। मतलब इस तरफ दानिश अली साहब रहते हैं, उधर सुधांशु त्रिवेदी जी रहते हैं। कभी दूसरी बाउंड्री वॉल राकेश सिन्हा जो आरएसएस के, एक्चुअली मैं वही कह रहा था, राज्यसभा के मेंबर हैं, दोनों बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आरएसएस के स्टालवर्ड्स हैं, उनकी है मैं बीच में। वही मैं कह रहा था कि कभी आपस में चाय पर ऐसे मुलाकात हुई कि यार दानिश ये ठीक नहीं हुआ, हम लोग ऐसे नहीं हैं, कभी कोई इस तरीके की बात आप लोगों की पड़ोसियों की, पड़ोसी होने के नाते आपस में कुछ इस तरीके की चर्चा या कॉल आई? ये मोदी जी का नया भारत है। यहाँ पर जो करना भी चाहता है वो भी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक एजेंडा है। मेरे पास किसी बीजेपी के नेता की कोई कॉल, कोई बातचीत, कोई रिमोर्स, रिग्रेट नहीं आया। इसके पहले आपकी कभी रमेश बिधूड़ी से हाउस में मुलाकात हुई थी, आमने सामने? कभी याद आता, कभी कोई चर्चा हुई हो, कोई हाय हेलो हुई हो, कोई नफरत दिखाई दी हो इस तरीके से? क्योंकि आमतौर पर लोग गैलरी में मिल जाते हैं। नहीं, मेरे कोई ऐसी कोई चर्चा, कोई बातचीत या कुछ कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, शक्ल देखना, मिलना जुलना, हाय हेलो, अपना निकलते बढ़ते दौड़ते हुए। तो अब लगभग एक हफ्ता गुजर चुका है आज की तारीख में। अब आप रमेश बिधूड़ी के लिए कैसा महसूस करते हैं? आपने माफ़ कर दिया है, आप भूल जाना चाहते हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि, सबसे ताकतवर प्रतिनिधि सदन के मेंबर हैं दोनों लोग। मैं इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। संविधान में जो व्यवस्था है उसमें यकीन रखता हूँ, और जिस सदन का मैं सदस्य हूँ और जिस सदन के वो सदस्य हैं, उसी सदन के स्पीकर ने, अध्यक्ष ने ऐसी भी व्यवस्था दी है कि जब कुछ सांसद, कुछ मेंबर्स कैश फॉर क्वेश्चन के स्टिंग में पकड़े गए थे तो उनको एक्सपेल कर दिया गया था। उनको 11 मेंबर पार्लियामेंट के। और यहां तो संविधान की, लोकतंत्र की सारी हदें, धज्जियां उठाने की सारी हदें पार कर दी। मैं इंतजार कर रहा हूं, कब तक इंतजार कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल दानिश अली साहब, और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत हम कहें इमोशनल, एथिकल, सोशल क्वेश्चन है। जो हुआ है संसद में वो पूरे भारत ने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है, छोटे छोटे बच्चों ने भी देखा है, गली मोहल्लों में इसकी चर्चा है, और निश्चित तौर पर इसका असर बहुत बुरा है। भारत की नई नस्ल, जो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर हमसे ज़्यादा तरक्की पसंद होगी, हमसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद होगी, हमसे ज़्यादा आइन पसंद होगी, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो इन झगड़ों में ना पड़े या इससे आगे की दुनिया, जो बेहतर दुनिया होगी, उसको बनाने के ख्वाब देखें? मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो नफ़रत की पाठशालाएं लगाते हैं, जो नफ़रत का बाज़ार लगाते हैं, उससे हमारे देश की नई पीढ़ी को बचाने की ज़रूरत है, वरना देश को ये कहाँ ले जा रहे हैं सोच भी नहीं सकते। और मुझे उम्मीद है इन्होंने अपना आचरण दिखाया और मैंने एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत दिया। मैंने अपने जज्बातों को थाम के रखा और इनका असली चेहरा
देश और दुनिया आज देख रही है। एक इससे जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल था, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे ओवैसी हो जाएंगे? मुझे नहीं पता कि आप कौन से ओवैसी की बात कर रहे हैं। वही ओवैसी जो जिन पर इल्ज़ाम है कि वो भाजपा के फायदे के लिए ध्रुवीकरण करते हैं। आपको पिछले 5 दिन में 6ठा दिन है ये, क्या मेरे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर इस इंसिडेंट के बाद कोई ऐसी शब्दावली, कोई ऐसा बयान? आप सिर्फ 48 साल के हैं दानिश साहब, आपके पास एक बहुत लंबा रास्ता है। मैंने क्या कहा? मैं इस देश की मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखता हूँ। मैं इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूँ। मैं ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, जिससे मेरा देश टूटता हो, मेरे देश के लोग आपस में बढ़ते हों अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वो पाप कम से कम दानिश अली नहीं करेगा इस देश में। हम यकीन करते हैं कि इस देश में संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे, समानता, न्याय और बंधुत्व जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था और संविधान में जिसके हर पन्ने पर इसका जिक्र है, इसकी छाप मिलती है, वो बचा रहेगा। इस देश के लोग बचाएंगे उस जमहूरियत को। आर्टिकल 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। शुक्रिया, थैंक यू।